गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था और हम आज चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और आज हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। कल हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 पे। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप है क्या? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं स्थल रूप क्या है। देखो, किसी भी चैप्टर का कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका वर्ड होता है कि उसका वर्ड क्या है। अगर उसके वर्ड की हम मीनिंग समझ लें तो हमारा आधा काम वहीं पर आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसके वर्ड को समझते हैं और जियोग्राफी में सारा टर्म्स का ही खेल है, सारा वर्ड का ही खेल है कि आप कौन सा वर्ड कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि स्थल रूप है क्या। तो देखो, स्थल रूप क्या है कि हम पृथ्वी पर अपने देखते हैं, ठीक है। हम पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी हमारी एक समान नहीं दिखाई देती, ऐसे एक समान नहीं दिखाई देती पृथ्वी। पृथ्वी पर कहीं हमको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, ठीक है, तो कहीं पठार दिखाई देते हैं, ठीक है, तो कहीं झील नदियां तालाब दिखाई देते हैं, तो कहीं पर हमको एक समतल मैदान दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी है हमारी, यह विभिन्न रूपों से घिरी हुई है, ठीक है। ये विभिन्न रूपों की बनी हुई है, इसी को हम स्थल रूप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर कहीं पहाड़ पाया जाता है तो कहीं पठार पाया जाता है, तो कहीं नदियां पाई जाती है तो कहीं झील पाया जाता है। पहाड़ की आकृति अलग होती है, पठारों की आकृति अलग होती है, नदियों की आकृति अलग होती है, झील की आकृति अलग होती है, ठीक है। तो ये जो विभिन्न रूप पृथ्वी के हैं, इन्हीं को हम स्थल रूप कहते हैं, ठीक है। स्थल रूप समझ में आया? ठीक। तो देखो, इन स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। अब हमको स्थल रूप, ठीक है, इन स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। हम सोचते हैं ना कि हमारा ऐसा क्यों है कि कहीं पर पहाड़ हो जाता है, कहीं पर पठार निकलता है, ठीक है, तो कहीं पर मैदान बन जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है ना, हम एक चीजें ये सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों है, ये विभिन्न तरह के स्थल रूप क्यों हैं। हर जगह ऐसा क्यों नहीं कि हर जगह पहाड़ ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह पठार ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह मैदान ही हो। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो इसका कुछ कारण तो होगा, ठीक है। तो इसका कुछ कारण तो होगा, इस पे कुछ बल तो लग रहा होगा, कुछ फोर्स तो होगा जरूर, ठीक है, कुछ फोर्स तो जरूर होगा जो हमको कहीं पहाड़ दिखाई दे रहा है, कहीं पठार दिखाई दे रहा है, कहीं मैदान दिखाई दे रहा है। तो आओ इन सब चीजों के बारे में देखें, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी का जो स्थल रूप है, इसको बनने के निम्नलिखित दो कारण हैं, ठीक है। एक अंतर्जात बल, या इसको हम आंतरिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बहिर्जात बल, या इसको हम बाह्य प्रक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो है इन्हीं दो तरह के बल पाए जाते हैं। एक आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं, ठीक है, यह जो है पृथ्वी के अंदर से लगता है,
पृथ्वी के अंदर से लगता है, मतलब जमीन के नीचे से ये बल लगता है, ठीक है। और बाह्य बल जो होता है यह पृथ्वी के बाहर से लगता है, पृथ्वी के बाहर से लगता है। इन्हीं दोनों बलों के कारण, ठीक है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, इन्हीं दोनों के कारण जो है हमारा जो स्थल रूपों का, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो अंतर्जात जो बल होता है, ठीक है, अंतर्जात बल जो होता है वह पृथ्वी के अंदर से लगता है और बहिर्जात बल जो होता है वह पृथ्वी के बाहर से लगता है। जैसे कि देखो, आंतरिक बल, आंतरिक प्रक्रिया द्वारा जो बल लगता है, आंतरिक प्रक्रिया द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है, हमारी सतह कहीं पर ऊंची तो कहीं पर नीची हो जाती है, धंस जाती है, ठीक है, कहीं पर नीचे तो कहीं ऊंची हो जाती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण हमारी सतह कहीं ऊंची हो जाती है तो कहीं नीचे हो जाती है। जैसे कि ये मान लो पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये ऊंचे ऊंचे है ना, ठीक। जबकि झील हो गया, तालाब हो गया, ये नीचे है, ठीक है। पर्वत देखो, ये मान लो हमारी जमीन है तो पर्वत ऐसे ऐसे ऊपर है, ठीक है, और ये हमारी झील तालाब है तो झील ऐसे है, ठीक है, तालाब ऐसे है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। स्थल रूपों का निर्माण दो बलों के कारण होता है, दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। इसको एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को हम जो है आंतरिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, बहिर्जात बल को हम बाह्य प्रक्रिया भी बोलते हैं। आंतरिक प्रक्रिया जो है पृथ्वी के अंदर से लगती है और बाह्य प्रक्रिया जो होती है वो पृथ्वी के बाहर से लगती है, ठीक है। आंतरिक प्रक्रिया द्वारा सतह कहीं ऊंची हो जाती है तो सतह कहीं नीची हो जाती है। जैसे ऊंची सतह का अगर कोई उदाहरण देखना हो तो पर्वत हो गया, पठार हो गया, और नीची सतह का कोई उदाहरण देखना हो तो जैसे झील हो गया, तालाब हो गया। अब पृथ्वी की जो बाह्य प्रक्रिया है, पृथ्वी का बाह्य जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी के बाहर से लगता है। इसका कार्य क्या है, ये देखो, पृथ्वी की जो अंदर का बल है इसका कार्य क्या है, पृथ्वी पर जो है असमतल करना, पृथ्वी को असमतल करना, ठीक है, पृथ्वी को उबड़ खाबड़ बनाना, उबड़ खाबड़ बनाना। आप समझ रहे हो ना, पृथ्वी को असमतल और पृथ्वी को उबड़ खाबड़ बनाना। जैसे कहीं पर पर्वत निकल आया, कहीं पठार निकल आया, कहीं जमीन धंस गई, कहीं तालाब, कहीं झील बन गया, ठीक है। तो ये पृथ्वी को असमतल कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी को उबड़ खाबड़ बना रहा है। लेकिन जो पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया है, जो बाह्य बल है, यह इसी उबड़ खाबड़ जमीन को समतल में लाता है, ठीक है, यह इसी उबड़ खाबड़ जमीन को समतल में लाता है। और यह कैसे करता है, यह नदियों द्वारा करता है, ठीक है, हवा द्वारा करता है, उसके बाद यह हिम नदियों द्वारा करता है, हिम नदियों द्वारा करता है। आदि प्रक्रियाओं के द्वारा यह जो है पृथ्वी की सतह को एक सामान्य रूप से फिर से वैसे ही बना देता है जैसे पृथ्वी समतल। देखो, जब पृथ्वी का निर्माण शुरू में पृथ्वी एकदम समतल थी, ठीक है, पृथ्वी एकदम समतल थी। उसके बाद जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर पूरे दो प्रकार के बल लगे, ठीक है, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। जो आंतरिक बल होता है वो पृथ्वी को पूरी तरीके से जो है उबड़ खाबड़ बना देता है। कहीं पर पर्वत निकल आता है तो कहीं पर झील, ठीक है, नदियां आदि का निर्माण होता है। लेकिन जो बाह्य बल होता है वो पृथ्वी को फिर से समतल करता है, ठीक है, वो पृथ्वी को फिर से समतल करता है। इस प्रक्रिया में नदियां शामिल होती हैं, हवा शामिल होता है, हिम नदियां शामिल होती हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, चलो आगे हम लोग समझते हैं। ठीक, देखो क्या होता है कि ये नदियां
हवा, इसको पवन भी बोल सकते हो, नदियां, पवन, हिम नदियां कुछ कार्य करती हैं। कुछ कार्य क्या करती हैं? अपर्दन का। ठीक है, अपर्दन। देखो, अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नदियां, पवने एवं हिम नदियां जो है भूमि को रगड़ती हैं या तोड़ती हैं। ठीक है, अपर्दन के द्वारा भूमि पर रगड़न होता है या भूमि टूटती है। जैसे मान लो ये नदी है, नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी बह रही है तो इसके जो बगल की भूमि होती है, उस भूमि को नदी जो है धीरे धीरे काटती रहती है। जब काटती है तो क्या होता है, ये जो बगल की भूमि होती है, इस पे जो मृदा होती है, मृदा हो गया या चट्टाने हो गई, वो टूट फूट जाती हैं। ठीक है, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक, ये अपर्दन का कार्य नदियां भी करती हैं, हवा भी करते हैं, हिम नदियां भी करती हैं। ठीक है, अपर्दन समझ में आया। अब अपक्षय देख लो। अपक्षय, ठीक है, अपक्षय क्या होता है? जो यहाँ पर भूमि टूटी है, अपर्दन के द्वारा क्या होता है, नदियों द्वारा भूखंड को तोड़ दिया जाता है, भूखंड को घिस दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, उसको पतला कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रगड़ने से जो यहाँ पर मृदा निकलती है, ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे जो कण निकलते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे चट्टान निकलते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक बड़ा पर्वत है, ठीक है, जैसे मान लो एक बड़ा पर्वत है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं, हिम नदियां निकल रही हैं, पवने गुजर रही हैं। तो ये क्या करती हैं, उस चट्टानों को तोड़ देती हैं। ठीक है, जब वो ये उस चट्टानों को तोड़ देती हैं तो क्या होता है कि वहां पर कई छोटे छोटे पिंड आ जाते हैं, चट्टानों के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, भूमि के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। जबकि अपक्षय में क्या होता है, ये नदियां जो है इन्हीं टुकड़ों को अपने साथ, ठीक है, इन्हीं टुकड़ों को अपने साथ परिवहन करके ले जाती हैं, और जो जमीन ढाल पे होती है, ठीक है, जो जमीन नीचे होती है, ठीक है, जैसे झीलों वगैरह में निक्षेप कर देती हैं। मतलब निक्षेप का मतलब गिरा देती हैं। ठीक है, निक्षेप कर देती हैं। निक्षेप कर देती हैं मतलब गिराना। ठीक है, अपने साथ परिवहन करके लेकर आती हैं और निक्षेप कर देती हैं, जिससे कि झील क्या होता है, मान लो कोई जैसे झील है, कोई तालाब है, ठीक है, नदियां या पवने, हिम नदियां, पवन भी यही काम करता है। पवन अपने साथ धूल, मिट्टी के कण, ज्वार, बजरी, छोटे छोटे कण आदि अपने साथ उड़ाकर लेकर आता है। नदियां अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, जिस ये झील में मिलती हैं, जिस नदी में मिलती हैं, वो सारा अपने साथ जितने भी सामान लेकर आई होती हैं उस नदी में निक्षेपित कर देती हैं, उस झील में निक्षेपित कर देती हैं। तो क्या होता है, वो झील धीरे धीरे भरने लगता है। ठीक है, भरते भरते एक समय ऐसा आता है कि यह झील पूरी तरीके से उन पदार्थों से भर जाता है। तो क्या होता है, ये झील फिर से समतल हो जाती है। ठीक, समझ में आया। और इसी प्रकार जब अपर्दन कर रहा है तो कोई पहाड़ है मान लो, या कोई पठार है मान लो, तो इस पठार को क्या करता है, इस पठार और पहाड़ को दोनों को अपर्दन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। जब ये तोड़ेगा तो यहाँ भी समतल भूमि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी समतल भूमि हो जाएगी, और ये जो यहाँ पर गड्ढा हुआ है वो भी समतल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, आंतरिक प्रक्रिया के कारण। आंतरिक प्रक्रिया जो है पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल है, और वह जो है जमीन को उबड़ खाबड़ बनाता है, कहीं पर ऊंचा बनाता है, कहीं पर नीचा बनाता है। जबकि आंतरिक प्रक्रिया, बहिर्जात प्रक्रिया क्या है,
यह पृथ्वी के बाहर से लगता है, यह जमीन को समतल बनाता है। ठीक है, तो वो जो उबड़ खाबड़ बनाया था, कहीं पर पर्वत का निर्माण किया था, कहीं पर पठार का निर्माण किया था, कहीं पर झील, कहीं पर नदियां आदि का निर्माण किया था, तो ये फिर से अपनी इसको पुरानी स्थिति में ला देता है। ठीक है, और यही क्रम बार बार चलता रहता है। ठीक है, यही क्रम जो है बार बार चलता रहता है। अंतर्जात प्रक्रिया अपना काम लगातार करती रहती है और बहिर्जात प्रक्रिया लगातार अपना काम करती रहती है। यह जो है जमीन को उबड़ खाबड़ बनाती है, तो यह फिर से उस जमीन को समतल बना देती है। फिर से यह किसी जमीन को उबड़ खाबड़ बनाती है, फिर से यह उस जमीन को समतल बना देती है। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तो हमने स्थल रूपों के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, ठीक है, आदि प्रकार के स्थल को हम स्थल रूप कहते हैं। स्थलों के विभिन्न रूपों को, ठीक है, स्थल रूप कहते हैं। देखो ये दो वर्णों से बना है, स्थल रूप। ठीक है, रूप मतलब प्रकार, वो किस प्रकार का है, और स्थल मतलब कोई भी दृश्य या कोई भी रूप। ठीक है, तो स्थल रूप ये कैसे बनता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब आओ हम लोग आगे अपना देखते हैं। ठीक, इतनी बात आई ना समझ में? ठीक है, अब आओ हम सबसे पहले देखते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत क्या है? ठीक है, देखो पर्वत जो है अपने आसपास से ऊंची भूमि होती है, ऊंची होती है। ठीक है, पर्वत अपने आसपास से ऊंची होती है। इसका आधार चौड़ा एवं शिखर जो होता है पतला होता है, पतला होता है। ठीक है, अब देखो ये मान लो कोई पर्वत है। ठीक है, ये मान लो कोई पर्वत है और ये कोई स्थान है। ठीक, ये मान लो कोई स्थान है, ये कोई स्थान है। ठीक, ये पर्वत है और यह कोई स्थान है। ठीक, ये पर्वत है, कोई स्थान है। तो पर्वत क्या होते हैं? इसे पहाड़ भी बोल सकते हैं, पर्वत भी बोल सकते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत अपनी आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। ठीक है, देखो ये सब समतल भूमि है, आसपास की जो भूमि है। ठीक है, इससे ये पर्वत काफी ऊंचा होता है। ठीक है, और इसका आधार चौड़ा होता है। पर्वत का आधार मतलब इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है। ठीक है, ये चौड़ी होती है, जबकि जो इसका शिखर होता है वो पतला होता है। ठीक, पहाड़ की यही निशानी है। पहाड़ जो है अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, इसका जो है आधार चौड़ा होता है एवं शिखर पतला होता है। ठीक है, ठीक, जैसे कि हिमालय पर्वत। आप हिमालय पर्वत को देखो। ठीक, हिमालय पर्वत क्या है? आधार इसका बहुत चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाता है पतला होता चला जाता है। ठीक, अब आगे हम पर्वत के बारे में देखें। अब देखते हैं पर्वत श्रृंखला क्या है। हमको बार बार सुनने मिलता है ना, पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो ये पर्वत श्रृंखला क्या है? ठीक है, जब पर्वतों का एक समांतर क्रम में विकास होता है, जब पर्वतों का एक समानांतर क्रम में विकास होता है और ये समांतर रूप से फैले होते हैं, उसी को हम श्रृंखला बोलते हैं। देखो अगर कोई मान लो एक पर्वत है तो उसको हम एक पर्वत बोलेंगे,
लेकिन इसी के समानांतर कई सारे पर्वत हो जाए, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे पर्वत निकल आए या बड़े बड़े पर्वत निकल आए, तो उसको हम पर्वत श्रृंखला बोलने लगते हैं। ठीक है, कई सारी चीजों को मिलाकर एक श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये कोई एक गेंद है, 2 गेंद है, 3 गेंद है, 4 गेंद है, ठीक है। जब तक ये एक गेंद थी इसको हम एक गेंद बोल रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर कई सारी गेंदों को मिला दिया जाए तो एक श्रृंखला का निर्माण हो गया, एक समूह का निर्माण हो गया, उसी को हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। जैसे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के आप उदाहरण देख लो, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको देखोगे तो ये मान लो भारत है, ये देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये मान लो भारत है, ठीक है, ये मान लो भारत है मोटी मोटा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की देखोगे तो ऐसे समांतर रूप से विकसित है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे समानांतर रूप से बिखरा हुआ है, मतलब ये कई पहाड़ों का एक समूह बना लिया है, ठीक है। इसी प्रकार यह एशिया में है, भारत में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार जो है दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह भी ऐसे उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम है, यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण, ऐसे समानांतर रूप से कई पहाड़ों की श्रृंखलाओं के रूप में बटा हुआ है। ऐसे यूराल पर्वत है रूस में, वो भी ऐसे श्रृंखलाबद्ध रूप में है। तो ठीक है, हमको पर्वत समझ में आया। पर्वत क्या है? अपनी आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, इसका आधार जो होता है चौड़ा होता है और इसका शिखर जो होता है पतला होता है। पर्वत श्रृंखला क्या है? जब कई सारे पर्वत मिलाकर एक नए श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, रूस में यूराल पर्वत श्रृंखला। अब आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोग विश्व में और कहां से कहां पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको पता करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि और कहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है। ये आप लोग का वर्क है, इसको आप करना है आप लोग को। जैसे उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है, चलो मैं बता देता हूँ उसका नाम क्या है, वो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हमने पर्वत के बारे में पढ़ा, पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आओ हम लोग पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार, ठीक है। पर्वतों के प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो मुख्यतः पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, ठीक है, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। देखो वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत पृथ्वी पर जितने नए पर्वत हैं, नए पुराने पर्वत, इनका निर्माण जो है पृथ्वी के प्लेटों को आपस में मिलने के कारण होता है, ठीक है, जो वलित पर्वत हैं। अब प्लेटें क्या है, प्लेटें कैसे मिलती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर अगले क्लास में है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं बताऊंगा, मैं इतना केवल आप लोग यहाँ पर वलित पर्वत के बारे में समझ लीजिए। वलित पर्वत क्या है? जैसे अपना हिमालय है, ठीक है, आल्प्स है, यूराल है, ठीक है, ये सब वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत मतलब क्या है? इसमें काफी मोड़ हैं, ये घुमावदार पर्वत हैं, ठीक है। ये काफी वलन का मतलब क्या होता है? वलन का मतलब होता है कि काफी मोड़, घुमाव या कोई चीज घूम जाना, ठीक है।
तो हिमालय, आल्प्स, यूराल ये सब जो है वलित पर्वत है। और भारत का जो है और भारत का जो है अरावली पर्वत, भारत का जो है अरावली पर्वत ये विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक, भारत में अरावली पर्वत जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। यह अब अपरदन के कारण काफी टूट फूट गया है। मैंने आप लोग को बताया था ना, अपरदन क्या है? अपरदन जो है किसी पर्वत को तोड़ता फोड़ता है जिससे वहां की जमीन समतल हो सके, यह बाह्य प्रक्रिया द्वारा लगता है। ठीक है, तो अरावली पर्वत क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। और आल्प पर्वत कहाँ पर है? आल्प पर्वत जो है यूरोप में है। ठीक है, और यूराल पर्वत कहाँ पर है? यूराल पर्वत रूस में है। ठीक है, हिमालय कहाँ है? भारत, नेपाल जैसे देशों में फैला हुआ है, एशिया में है। ठीक है, तो वलित पर्वतों के बारे में हमने जाना, इसके कुछ उदाहरण देखे। आप लोग इन उदाहरणों का नाम याद रखना और कुछ अन्य जो वलित पर्वत हैं उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और भी विश्व में कहाँ कहाँ वलित पर्वत हैं, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग दूसरा देखते हैं, बृहस्पति पर्वत। देखो, इन पर्वतों का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। जब किसी भूमि का भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो भ्रंश का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रियाओं के द्वारा बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। मान लो ये कोई भूमि है, ठीक है, मान लो ये कोई भूमि है, ठीक, और ये भूमि जो है कहीं पर ऊपर उठ गई, कहीं पर नीचे धंस गई। ठीक है, कहीं पर ऊपर उठ गई तो कहीं पर नीचे धंस गई। तो ऐसी भूमि को या ऐसे पर्वत को हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक, तो ऐसे पर्वत को हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हार्स बोलते हैं और नीचे वाले भाग को ग्रीवन बोलते हैं। ठीक, हिंदी में इसको उत्खनन भ्रंश बोलते हैं, इसको भ्रंश भूमि बोलते हैं, भ्रंश। ठीक, तो बृहस्पति पर्वत के बारे में हमने देखा, जैसे राइन घाटी। ठीक, राइन घाटी एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो दूसरा हम लोग बृहस्पति पर्वत के बारे में देखते हैं। ठीक है, बृहस्पति पर्वत, देखो, जब भूमि का भाग ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे। क्षैतिज किसे कहते हैं? दाहिने से बाएं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर ये ऊपर से नीचे और क्षैतिज दाएं से बाएं। ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे शब्द नहीं समझ में आते, उनको छोटे छोटे शब्द समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ऊर्ध्वाधर के बारे में बता रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे होते हैं और क्षैतिज जो होता है दाएं से बाएं होता है। तो बृहस्पति पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब भूमि का कोई भाग ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उठ जाता है तो बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। तो इसके उठे हुए भाग को हम क्या करते हैं? इसके उठे हुए भाग को हम बोलते हैं, इसके धंसे हुए भाग को हम ग्रीवन बोलते हैं, ग्रीवन, और उठे हुए भाग को हम हार्स बोलते हैं। ठीक है, इसके उठे हुए भाग को हम हार्स बोलते हैं और इसके नीचे हुए भाग को ग्रीवन बोलते हैं। बृहस्पति पर्वत क्या है? जब किसी भूमि का
कोई भाग ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठ जाता है तो भ्रंशोत्तर पर्वत कहलाता है। जो उठा हुआ भाग होता है उसको ग्रीवन बोलते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको ग्रीवन बोलते हैं। जो उठा हुआ भाग होता है उसको हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भ्रंशोत्तर पर्वत जैसे कि राइन नदी घाटी यूरोप में है, ये भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है, राइन घाटी। ठीक है, ये भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है। अब तीसरा हम लोग चलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है ज्वालामुखी पर्वत क्या है। ऐसा पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है। देखो ज्वालामुखी क्या है, मान लो ये ज्वालामुखी, यहाँ ये मान लो कोई भूमि है। ठीक है, ये मान लो कोई भूमि है। इस भूमि से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसके लावा जब ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। धीरे धीरे ठंडे होते होते ये ऊपर जमने लगते हैं। ठीक है, जमते 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 हजारों सालों में ये एक पर्वत का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के द्वारा जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ज्वालामुखी के द्वारा जो पर्वत निर्माण होता है उसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा एक पर्वत है, ये जापान में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ठीक है, अफ्रीका का जैसे किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो एक पर्वत श्रृंखला है, यह भी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। ऐसे आपका काम यह है कि आप और भी अधिक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं को खोजो। ठीक है, अपने एटलस में खोजो, गूगल करो, यूट्यूब करो। ठीक है, गूगल करो, एटलस से आप खोजोगे ज्यादा सही रहेगा। अगर एटलस से आप खोजते हो तो उससे आपको मैप की भी नॉलेज बढ़ेगी, और मैप में वो चीज कहाँ पर सिचुएटेड है वो चीज आपको पता चलेगी। तो आप लोग का यही वर्क है, आप लोग और भी ज्वालामुखी पर्वतों को अपने मैप में खोजिए, और भी वलित पर्वतों को अपने मैप में खोजिए, और भी भ्रंशोत्तर पर्वत को अपने मैप में खोजिए। ठीक है, अब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए, है ना। तो ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी पर्वतों के बारे में, पर्वत पढ़ा, पर्वत श्रृंखला पढ़ा, पर्वतों के प्रकार पढ़ा। अब आओ देखते हैं पर्वतों के लाभ क्या हैं। ठीक है, पर्वतों के लाभ क्या हैं। देखो पर्वतों के हमको बहुत सारे लाभ हैं, एक लाभ नहीं है, पर्वतों के बहुत सारे लाभ हैं। पहला क्या है, पर्वतों से कई सारी नदियां निकलती हैं। ठीक, देखो पर्वत क्या होता है, पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित होता है, पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और हम पढ़े हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। ठीक है, टेम्परेचर जो है कम होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तापमान में कमी आता है। इस तापमान में कमी आने के कारण जो है, जब पर्वतों पर वर्षा होती है तो ये वर्षा बर्फ के रूप में होती है, क्योंकि तापमान कम होता है तो जो अपना जल होता है यह जो है ठोस के रूप में बदल जाता है, ठोस हो जाता है, और वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण हो जाता है, हिमनदियों का निर्माण हो जाता है। ठीक, हिमनदियों के निर्माण होने के कारण ये जो है, जब गर्मियों में जब ये हिमनदियां पिघलने लगती हैं तो इनसे नदियों का निर्माण होता है, नदी बहने लगती है। ठीक है, तो इन नदियों के कारण क्या है, हमने पढ़ा कि ये जो मैदानी भाग में आती हैं तो उर्वरक मृदाओं का निक्षेप करती हैं। इस मृदाओं के कारण क्या होता है कि हमको कृषि करने में आसानी होती है। ठीक है, नदियों का जल जो है कारखाने वगैरह बनाने में स्थापित होते हैं। ठीक है, प्रमुख होता है। नदियों के जल कहीं कहीं पर पेयजल के लिए भी उपयोग होता है। ठीक,
नदियों के जल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उनके आवास के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो ये पर्वतों के ही कारण संभव होता है कि पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं उससे हमको इतना लाभ होता है। ठीक, दूसरा, पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं उससे हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, बिजली बनाते हैं, बिजली का हमारा दैनिक जीवन में कितना उपयोग है वो तो हम जान ही रहे हैं। ठीक, सुबह से लेकर शाम तक बिजली का ही उपयोग करना है, मोबाइल चार्ज करने से लेकर टीवी देखने तक, इवन आप लोग यूट्यूब चलाकर भी देख रहे हो तो वो भी बिजली के ही कारण संभव हुआ है। ठीक, तीसरा तीसरा हमारा ये है कि पर्वतों पे कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं। ठीक है, पर्वतों पर टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक होता है। ठीक, क्योंकि वहां पर वायु जो है स्वच्छ होती है। ठीक, आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। तो लोग कई सारे खेलों को इजाद कर लिए हैं, जैसे स्केटिंग करना। ठीक है, स्केटिंग का मतलब जान रहे हो ना, पैरों में फिसलने वाले जूते लगा करके उसको स्केटिंग करना। ठीक है, और भी कई सारे चीजें करते हैं। ठीक, तो ये एक स्वास्थ्यवर्धक रूप में पाया जाता है। चौथा, देखो पर्वतों पे हमको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक है, ये वनस्पतियां चारों के रूप में उपयोग होती हैं। ठीक, चारे के रूप में उपयोग होती हैं, लकड़ी या ईंधन के रूप में उपयोग होती हैं। ठीक, बहुत लोग आज भी लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। ठीक, चारे, इसकी पत्तियों वगैरह जानवरों को चारे के रूप में उपयोग होती हैं। और कई सारी वनस्पतियां जो हैं औषधि के लिए उपयोग होती हैं, जो हिमालय पर ही पाई जाती हैं, हिमालय या पर्वतों पर पाई जाती हैं, दुर्गम क्षेत्रों में। ठीक, तो पर्वतों के हमको अनेक लाभ हैं। आपको समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा? पर्वत क्या है? इसका आधार चौड़ा होता है, शिखर पतला होता है, आसपास की भूमि से काफी उठी हुई होती है, इसे पर्वत बोलते हैं। पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ा कि कई सारे पर्वत मिला करके जब समानांतर रूप से मिलते हैं कई सारे पर्वत तो पर्वत श्रृंखला होती है। हमने देखा हिमालय का उदाहरण देखा, हमने एंडीज का उदाहरण देखा, हमने यूराल का उदाहरण देखा। ठीक है, अब पर्वतों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, और उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत के बारे में हमने पढ़ा, अरावली के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पर्वतों के लाभ देखा, क्या क्या लाभ है कि वहां पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियों के क्या लाभ हैं। ठीक है, इससे चारा प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, नदियां यहाँ से कई सारी निकलती हैं। नदियां हमारे लिए कैसे प्राप्त होती हैं? कारखानों में जल की उपयोगिता को दूर करती हैं। ठीक है, जीव जंतुओं को पानी पीने में उपयोग होती हैं। नदियों के द्वारा जो है मृदाओं का निक्षेप होता है, जो कृषि के लिए उपयोग होती है, इसीलिए लोग मैदानी भागों में अधिक बसते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पर्वत पठार के बारे में, पठार के बारे में देखते हैं। ठीक है, पर्वत के बारे में हमने देखा, अब हम देखते हैं पठार क्या है। पठार, ठीक, पठार क्या है? देखो पठार जो होता है यह भी पर्वतों की तरह अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। ठीक है, किंतु यह पर्वतों से थोड़ा नीचे होता है, पर्वतों जितना ऊंचा नहीं होता। ठीक, यह आसपास की भूमि से ऊंचा तो होता है जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं, किंतु यह पर्वतों के समान ऊंचा नहीं होता, पर्वतों से नीचा होता है। ठीक, और इसकी आकृति जो होती है मेज की भांति होती है। ठीक, मेज की भांति क्या होता है? मतलब इसका शिखर जो होता है सपाट होता है। ठीक, देख रहे हो ना, इसका शिखर सपाट है, जबकि पर्वत का शिखर क्या था? पर्वत का शिखर जो था एक बिंदु की भांति था। ठीक, इसका आधार चौड़ा था, शिखर शंक्वाकार था, शंक्वाकार था। ये देखो त्रिशंकु नहीं बना रहा है, शंक्वाकार था, लेकिन इसका जो है आधार जो है ऐसे होता है और इसका शिखर सपाट होता है। ठीक, और यह जो है इसके कई सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। इंट्रेंस मतलब
इस पे मतलब चढ़ने के कई सारे स्थान हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक, तो इसको पठार कहते हैं। अब ये पठार भी पर्वतों की तरह नए पुराने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत का जो है, भारत भूखंड का पठार है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, जैसे छोटा नागपुर पठार नवीन पठारों में आता है, दक्कन का पठार प्राचीन पठारों में आता है। ठीक है, तो पठार के बारे में आपने जाना। देखो पठार बहुत आसान है, पठार पर्वतों की ही तरह है, पर्वतों की ही तरह ये अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, किंतु इसका जो है सपाट होता है। शिखर जो होता है इसका सपाट होता है। ठीक है, इसका शिखर सपाट होता है और यह अपने आसपास की भूमि से उठा हुआ होता है। इसके कई सारे चढ़ान बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे इंटरेस्ट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है ना। अब पठार भी नए पुराने हो सकते हैं, हमने पढ़ा जैसे दक्कन का पठार पुराने पठारों का उदाहरण है। ठीक, अब पठारों के लाभ क्या हैं? पठार के लाभ क्या हैं? पठार के लाभ देख लेते हैं। पठारों के लाभ क्या हैं? देखो पठार जो है यह कई सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिजों की अधिकता होती है। ठीक है, अधिकता होती है। जैसे कि अफ्रीकन पठार। अफ्रीकन पठार क्या है? अफ्रीकन पठार में जो है सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है और हीरा पाया जाता है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, आदि और भी कई सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या है? खनिज पठारों के लाभ क्या है? पठारों पे अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, और पठार देखो तिब्बत का पठार क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई औसत 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में होती है। और यह जो है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और पहाड़ियों में अगर जो हम बात करें, अभी पहाड़ पढ़ रहे थे, सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो खनिजों के लाभ हमने देखा पहला। ठीक, और दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा लाभ क्या है पठारों के। पठारों में अधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पठारों में काली मृदाएं पाई जाती हैं ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वहां से जो मृदाएं बनती हैं वो काली मृदाएं होती हैं। ये काली मृदाएं काफी उपजाऊ होती हैं। ठीक है, बहुत उपजाऊ होती हैं। ठीक, बहुत उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जैसे कृषकों को बहुत लाभ होता है। ठीक, अब तीसरा हम लोग देखते हैं विभिन्न जलप्रपातों का निर्माण होता है। यहाँ पर पठारों पर विभिन्न जलप्रपातों का निर्माण होता है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। ठीक, और भी कई सारे जलप्रपात हैं, उसके उदाहरण आप लोग अपने एटलस में देखो। ठीक, और भी जितने जलप्रपात हो, जलप्रपात आप अपने एटलस में देखो और उसकी एक लिस्ट तैयार करो कितने और जलप्रपात हैं। ठीक, तो हमने पठारों के लाभ पढ़ा, पठारों के लाभ पढ़ा। ठीक, पठारों के लाभ पढ़ा।
ठीक, लाभों में क्या पढ़ा कि पठारों में खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें अफ्रीकन पठार में सोना, हीरा आदि की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। छोटा नाग पठार में कोयला, अभ्रक, मैग्नीज आदि पाया जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं अपना मैदान। ठीक, अब हमारा अगला है मैदान। देखो, मैदानों का निर्माण क्या होता है? मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा आदि के द्वारा जो है निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा, निक्षेपण और अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये मैंने तीनों बताया। देखो, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। जब चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती है उसको अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और अपर्दन क्या होता है? जब पौने, नदियां आदि अपने साथ जो है अपने आसपास की भूमि को पतला करती हैं। ठीक है, अपने आसपास की भूमि को खींचती हैं, क्योंकि नदी के जब बहाव जब होता है तो उसके जो आसपास की जो भूमि होती है, मृदा होती है, वो वहां से टूट जाती है। पौने अपने आसपास की भूमि को तोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण क्या है? जब ये जो छोटे छोटे कण टूटे फूटे रहते हैं तो पौने, नदियां उसको बहा कर ले जाती हैं। ठीक है, पौने उड़ा कर ले जाती हैं, नदियां उसको बहा कर ले जाती हैं, और ये सब झीलों आदि में इसको निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, इसको गिरा देती हैं। गिरा देती है, इससे क्या है कि कोई भी जो भूमि, जो गड्ढे नुमा भूमि है या झील वगैरह है, वो धीरे धीरे भर जाती है, भर के समतल भूमि का निर्माण कर देती है। इसी को हम मैदान कहते हैं। ठीक है, इसी को हम मैदान कहते हैं। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? नदियों, पौनों, हिमनदियों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। अपक्षय हमने बताया, अपर्दन बताया, निक्षेपण क्या होता है वो बताया। ठीक है, अब आप तीसरा हम लोग मैदान के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब मैदानों के लाभ देखते हैं। देखो, विश्व की अधिकतर जनसंख्या, विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या होती है वो मैदानों में ही बसती है। क्यों? क्योंकि मैदान समतल भूमि होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है, जिससे कृषि करने में आसानी होती है, आजीविका चलाने में आसानी होती है। ठीक है, इस कारण लोगों का अधिक रुझान मैदानों की तरफ होता है। ठीक है, समतल भूमि की पे क्या होता है? वो कृषि कर सकते हैं। उपजाऊ भूमि के पे क्या होता है? कृषि की बेहतर पैदावार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर परिवहन साधन भी आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर परिवहन साधन भी आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए जो है मैदानी क्षेत्रों में लोगों का जमावड़ा अधिक होता है, लोग अधिक पाए जाते हैं। ठीक, मैदानों के लाभ हमने देखा। तो हमने अब हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक, अब वो हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि विभिन्न स्थल रूप एवं लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न स्थल रूपों में लोगों का रहन सहन क्या होता है, लोगों का रहन सहन क्या होता है। ठीक है, उनका वेशभूषा क्या होता है, उनका वेशभूषा क्या होता है। ठीक है, वो स्थान दुर्गम रहने लायक है
या फिर सरल है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। अब देखो इसमें पहला है, मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है कि हमको जनसंख्या बहुत ही विरल दिखाई देती है। विरल का मतलब बहुत ही कम जनसंख्या दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहाड़ी क्षेत्र बहुत दुर्गम होते हैं, ठीक है। दुर्गम का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पे आसानी से परिवहन का विकास नहीं किया जा सकता, ठीक। आसानी से रोड का विकास नहीं किया जा सकता, आसानी से जो है किसी चीज का विकास नहीं किया जा सकता जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप आसानी से पहुंच जाओ, ठीक है। इसी कारण लोग वहां पर कम नहीं रहते, ठीक। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों पर जल का बहुत अभाव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ठोस चट्टानें होती हैं और इतनी नीचे नीचे तक चट्टानें होती हैं कि वहां पर हम ड्रिल कर कर जमीन के नीचे से पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जल का अभाव होता है, ठीक। और पहाड़ी भूमि जो है चट्टानी होती है, चट्टानों की पूरी बनी होती है, इस कारण ये कृषि के लिए भी उपयोगी नहीं होती। तो ना हम तो पहाड़ों पे ना तो हम अच्छी कृषि कर सकते हैं, ना तो जल की व्यवस्था कर सकते हैं, ना तो परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं, और हमेशा भूस्खलन आता रहता है, भूकंप आता रहता है, जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है। तो इस कारण लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर रहना कम पसंद करते हैं, ठीक है, नहीं रहते, ठीक। इसकी अपेक्षा वो मैदानी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि लायक अच्छी भूमि पाई जाती है, रहने लायक अच्छा समतल भूमि पाई जाती है, ठीक है। जल की अच्छी व्यवस्था होती है, परिवहन की अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार पहाड़ियों के प्रकार लोग बर्फीले क्षेत्रों में भी नहीं रहना चाहते, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों वगैरह में, ठीक। तो जैसे विभिन्न स्थल रूप होते हैं उसी के अनुसार लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ समझाने लायक बहुत विशेष था नहीं। पहाड़ है, पहाड़ दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्रों में वहां पर जल की भी उपलब्धता आसानी से नहीं होती, क्योंकि वहां पर चट्टानें इतनी ठोस होती हैं और इतनी नीचे तक होती हैं कि हम आसानी से जमीन के नीचे से पानी नहीं निकाल सकते। हमको जल लेने के लिए नदियों के स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो काफी दूरी तक रास्ता तय कर कर जल लाना पड़ता है, और काफी दूरी जो तय करता है उस पर भी कोई परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमको उबड़ खाबड़ स्थानों पर चल के इतनी दूर से जल लाना पड़ता है। तो इसीलिए पहाड़ियों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, तो इसीलिए लोग पहाड़ों पर बसना पसंद नहीं करते, ठीक है। इसकी अपेक्षा नदियों की ओर, समतल मैदानों की ओर लोग अधिक आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा जियोग्राफी का ये चैप्टर खत्म हुआ। आओ हम एक बार हम लोग देख लेते हैं एक नजर में क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा स्थल रूप, ठीक है। स्थल रूप क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्थल रूप का निर्माण कैसे होता है। इसके निर्माण में हमने दो प्रक्रियाओं को पढ़ा, एक अंतर्जात प्रक्रिया या आंतरिक प्रक्रिया, एक बहिर्जात प्रक्रिया या बाह्य प्रक्रिया। अंतर्जात प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पर पृथ्वी कहीं ऊंची हो जाती है तो कहीं नीची हो जाती है, ठीक है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ऊंचा हो गया, जैसे झील हो गया, नदियां हो गई, नीचे हो गई। बहिर्जात प्रक्रिया क्या होती है, यह जो है यह जो ऊंची और नीची भूमि को फिर से पुनः अपनी समतल भूमि बनाता है, ठीक है। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर से लगती है, बहिर् प्रक्रिया पृथ्वी के बाहर से लगती है। तो बहिर्जात प्रक्रिया में नदियां, हिम नदियां और पवने ये सब काम करती हैं। बहिर्जात प्रक्रिया के कार्य ये सब कैसे काम करती हैं, अपरदन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, ठीक है। अपरदन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अपरदन जो है, नदियां पौने जो हैं चट्टानों को तोड़ती फोड़ती हैं, उसको अपरदन कहते हैं, और जब उन चट्टानों को परिवहन करके
झीलों वगैरह में निक्षेपित करती हैं तो उसको निक्षेपण कहते हैं। इसके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है, हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा, पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ा और पर्वतों के लाभ पढ़ा। फिर हमने पठार पढ़ा, फिर मैदान पढ़ा। ठीक है, और विभिन्न स्थलों पर लोगों को रहने में कितनी आसानी होती है, कितना दुर्गम होता है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो फिर हम कल हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ने पहुंचेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और लाइक भी कर दो। ठीक है, धन्यवाद।